अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिचवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़निल्मा। अच्छा जी, एक और सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जी। कॉस्टिंग का आज से प्रॉपर जो है वो हम जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जी कि कॉस्टिंग क्या होता है, क्या किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी बातें हम पहले देख चुके हैं जी। ठीक है। अच्छा, एक ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके लिए बनाया था जो मैंने लास्ट क्लास से पहले ग्रुप में शेयर किया था। मैं चल रहा हूँ, एक नज़र उसको मैं दिखा दूँ आपको। देखें, ये एनालिसिस है आपके सामने। बिल्कुल हल्की फुल्की बात हुई थी इस पे। आज मैं चाहूँगा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें हम। देखें जी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर में लाजमी आते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर में लाजमी आते हैं। तो वो कौन से टॉपिक हैं वो हमें पहले दिन पता होना चाहिए। वो अलग बात है कि इसको हम अभी पहले दिन से नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे ताकि बेस बन जाए, मगर आपको ही पता होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। बहुत सारे लोग एंड में पूछ रहे होते हैं, सर हमें रिवीजन में किन टॉपिक को ज्यादा फोकस करना चाहिए, पेपर से एक दिन पहले किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो उनके लिए समझे ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस आपके सामने आ रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा प्लीज। तो एक टॉपिक आपके सामने आ रहा है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आप देख रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है लाजमी आता है। ये देखें। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कभी आता है कभी नहीं आता, मगर पिछले 3 टर्म से देखें लगातार आ रहा है। तो ये स्कीम चेंज हुई है 2022 में। ठीक है। अब आप देखें, जब से स्कीम चेंज हुई है, आप गौर करें, जब से स्कीम चेंज हुई है, पहले टॉपिक नहीं था। आप देखें, तीन में से लास्ट 5 में से 3 दफा आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो FAR 1 में आपने पढ़ी हैं, मगर स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुमार होता है। इसके अलावा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है। CP एनालिसिस को देखें अगर आप गौर से, तो CP एनालिसिस का टॉपिक ऐसा है जो देखें 3 दफा आया हुआ है, यानी कि एक अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर उससे पहले आया, फिर आया, फिर मतलब ये भी अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुमार होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ये अगेन ऑटम में आ रहा है और आपकी अटेम्प्ट भी ऑटम है। देख रहे हैं हम, ऑटम ऑटम में आ रहा है। ऑटम 22 में भी आया है, ऑटम 23 में भी आया है, और ऑटम 24 के लिए आप बैठे हैं तो ख्याल रखिएगा ऑटम 24 में भी आ सकता है भाई। मेरी बात समझ आ रही है? ऑटम 24 में भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी लेबर। लेबर अगेन आप देखें, पहले जो स्कीम थी उसमें लेबर ने छुट्टी की हुई थी, छुट्टी पे गया हुआ था। ये इतने सालों तक ये टॉपिक नहीं आया, 2021 में भी नहीं आया, और आप देखें 2014 से ये टॉपिक छुट्टी पे था। मगर जैसे ही स्कीम चेंज हो गई है, ये टॉपिक वापस से एक्टिवेट हो गया। स्प्रिंग 22 में 8 मार्क का आया, फिर ऑटम 22 में वापस 8 मार्क का आया, एक छुट्टी की है इसने स्प्रिंग 23 में, फिर वापस 10 मार्क का और 8 मार्क का आया। तो इट मीन्स कि नई स्कीम में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पहले चल जाता था इस टॉपिक पे अगर आप कम टाइम लगाएंगे, मगर अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा जी। लर्निंग कर्व सिर्फ एक बार आया है, मगर अगेन मैं समझता हूँ कि 2 अटेम्प्ट का ब्रेक हो चुका है, अब ये भी 2 अटेम्प्ट का ब्रेक हो चुका है, तो इसको भी गौर से देखिएगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुझे लग रहा था इस बार आएगा पेपर में, मगर नहीं आया। मटेरियल का टॉपिक लगातार आ रहा था, मटेरियल टॉपिक लगातार आ रहा था, प्रीवियस में भी ये तकरीबन हर सवाल आता था। इस बार पता नहीं क्यों नहीं आया, लास्ट टाइम 2 सवाल आ गए थे, इस बार एक भी नहीं आया। ये टॉपिक क्या क्या होता है मैं सब बताऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये मैं सोच रहा था काफी टाइम से आएगा, मगर नहीं आया। जब से स्कीम चेंज हुई है ये टॉपिक 1 2 3 4 अटेम्प्ट तक नहीं आया, मगर ये भी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। उससे पहले ये NA का मतलब है कि ये हमारी स्कीम में नहीं था। NA का मतलब है कि पहले ये आउट ऑफ कोर्स था, आउट ऑफ सिलेबस था। ये पहले CA फाइनल में होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो मैं सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग सिर्फ एक बार आया, आ सकता है। अब आप देख रहे हैं कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक भी बार ना आया हो। जब से स्कीम चेंज हुई है कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक भी बार ना आया हो, कभी ना कभी एक ना एक बार तो आया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर टॉप हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में, और हर हर तगड़ा आ रहा है। 19 मार्क का भी आया हुआ है जी, 10 मार्क का भी आया हुआ है, 15 मार्क का भी आया हुआ है। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंफर्म टॉपिक की बात करूं तो ये कंफर्म टॉपिक है, ये भी कंफर्म टॉपिक है। ये कंफर्म टॉपिक चल रहा था मटेरियल का, मगर अभी अचानक ब्रेक आ गया, हालांकि ये भी कंफर्म चल रहा था। लेबर भी ऑलमोस्ट कंफर्म टॉपिक में देख सकते हैं, 4 दफा आया हुआ है, 80% प्रोबेबिलिटी बन रही है। पिछली 5 अटेम्प्ट को देखें जो नई स्कीम के मुताबिक हुई है। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक मतलब ये हुआ कि यार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल एक उसमें कॉन्सेप्ट कभी लेवरेज अवेलेबल नहीं है, एक लेवरेज भी अवेलेबल नहीं है। वो टॉपिक कौन से? रेलेवेंट क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई लेवरेज अवेलेबल नहीं है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कोई टॉपिक वो लेवरेज अवेलेबल नहीं है। जब प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में मैंने बात नहीं की थी, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में आपको बताता चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग भी लाजमी आता है। आप बोलेंगे नहीं सर लाजमी तो नहीं आया हुआ, लाजमी तो नहीं आया हुआ, नहीं लाजमी आया हुआ है। कैसे? आप देखें जिसमें प्रोसेस आया हुआ है ठीक है, जहाँ प्रोसेस नहीं आया हुआ ना वहाँ ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आया हुआ, जहाँ प्रोसेस नहीं आया हुआ ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आया हुआ। देखें चेक करें, यहाँ पे प्रोसेस नहीं है वहां पे ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है। अच्छा ये नीचे भी यही होता था, नीचे भी यही होता था, जहाँ प्रोसेस प्रोसेस नहीं होता था वहाँ ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट होता था। यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, यहाँ ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ प्रोसेस नहीं है, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोसेस नहीं है, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है। तो ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट समझो एक तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग ही है। कुछ टीचर इसको प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट ही कहते हैं, मगर मैं इसको प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट नहीं कहता। मैं कहता हूँ इसको आप सेपरेट रखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं समझिए, प्रोसेस कॉस्टिंग के अलावा समझिए। तो कहने का मतलब है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। रेलिवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लेबर, प्रोसेस कॉस्टिंग, अदरवाइज जॉइंट बाय प्रोडक्ट जो है वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये लाजमी है। मटेरियल्स, इसके बगैर समझे पेपर तकरीबन नहीं बनता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी टॉपिक छोड़ के ही नहीं जाना यार। पेपर से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, रिवीजन ना करें। मैं कहता हूँ कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, और सबूत आपके सामने है। सबूत आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो ना आया हो। हर टॉपिक पिछली, अगर हम नई स्कीम को देखें तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है सिवाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, मगर वो भी आ गया। ये टॉपिक ऐसा था जो अभी तक नहीं आया था, मगर आपने देखा ये भी आ चुका है यार। मेरी बात समझ आ रही है? कोई टॉपिक छोड़ेंगे तो नहीं, सब पे फोकस करेंगे। अच्छा ये एक एनालिसिस मैंने और बनाया हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है, इसको जरूर आपने रेफर करना होगा। इसको एज चेकलिस्ट के तौर पे यूज करिएगा, चेकलिस्ट के तौर पे। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 भी आया हुआ है, 4 भी आया हुआ है, 7 भी आया हुआ है। स्प्रिंग 24 की बात की जाए तो, ऑटम 23 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है। स्प्रिंग 23 में 2 सवाल आए हुए हैं, 5 और 6, 10 और 7 मार्क का। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इसको चेकलिस्ट रखिएगा। कुछ सवाल आपको मैं करा दूंगा क्लास में, कुछ सवाल आपको खुद से करने होंगे। रीजनल आइटम सारी मैं करा दूंगा, कुछ और 5 पेपर इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके होमवर्क के होंगे, वो आपने खुद करने होंगे। तो इसको एज चेकलिस्ट रखिएगा कि हाँ जी मैंने ये सवाल कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, ये तो सर ने करा दिया था, ये भी सर ने करा दिया था, ये भी मैंने नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ, ये कर लिया था। तो एक चेकलिस्ट के तौर पे यूज करिएगा। ये डिटेल इसलिए बना दिया गया है ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। पास पेपर से बहुत ज्यादा सहूलत हो जाती है, बहुत ज्यादा आसरा हो जाता है, मैं समझता हूँ। ये देखना टॉपिक वाइज हर किसी का मेंशन है। स्प्रिंग 2024 से लेके 2009 तक 15 सालों का डेटा मैंने आपके लिए जमा करके रख दिया है। 15 सालों की जितनी वेराइटी है सारी आपके पास मौजूद है। 14 15 ईयर्स कह लें आप, 14 भी कह सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? टॉपिक पे आ जाए हम। क्लियर है? कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, मैं बार बार कह रहा हूं मैं। और 3 वादे आपने मुझसे किए थे लास्ट क्लास में, याद आ रहे हैं वो 3 वादे? नहीं याद आ रहे? ये देखो, पेंडिंग लेक्चर नहीं रखने। आज के बाद से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको शेयर होने शुरू हो जाएंगे। पेंडिंग लेक्चर नहीं रखना है आपने, प्रॉपर रजिस्टर बनाना है आपने, रेगुलर टेस्ट देने हैं आपने। मेरी बात समझ आ रही है? एग्री करेंगे? इज दिस फाइन? ठीक है, चलें ठीक हो गया। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अच्छा जी, कुछ बातें मैं आज की क्लास में आपसे करूंगा, वो बातें आज के बाद नहीं होंगी, बस आज होंगी, इसके बाद नहीं होंगी। ठीक है ना? कुछ बातें ऐसी हैं, बेसिक लेवल की बातें, इसलिए बात कर रहा हूँ ऐसे। आगे फिर हम उतने बेसिक पे बात नहीं करेंगे। बेसिक पे हमने आज काम शुरू कर देना है, फिर उसी बेसिक को आगे लेके जाया जाएगा। अच्छा एक चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FAR 1, IA, PRC के अंदर भी आप इंट्रोडक्टिव अकाउंटिंग करते हैं, ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मगर हमारे पेपर का नाम क्या है? हमारे पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, IAS, IFRS, आइजा, आइजा नहीं सॉरी, आइजा ऑडिट में होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है ना, बनाई हुई भी है आपने। वही लोग मैट्रिक ओ लेवल में, इंटर मैट्रिक में तो नहीं, इंटर ओ लेवल में बना लेते हैं। कुछ लोग जो है वो CA में आके बताते हैं, जब PRC होता है तब बनाते हैं। कुछ लोग कैफ में आके, मतलब मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम किया जाता है।
द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अ वाइडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर कौन होता है? हु इज स्टेक होल्डर? शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, यस, बट वेदर only shareholder is a stakeholder? No, no, no. Stakeholder shareholder के अलावा भी है। Anyone who is affected by our organization, anyone who affects our organization are both stakeholders. जिसको हम इफेक्ट करें वो भी स्टेक होल्डर है, जो हमारी वे से इफेक्ट है वो भी स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर है, कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, सप्लायर भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो हम स्टेक होल्डर के लिए कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर मीन्स आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर्स के लिए स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आएगा, कस्टमर भी आएगा, एम्प्लॉय भी आएगा। भाई कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखता है? ये देखने के लिए कि वो जिससे काम कर रहा है वो रिलायबल है भी या नहीं। कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया और आप ऑर्डर रिसीव करके चले गए तो कस्टमर तो वेट करता रह जाएगा, कस्टमर तो वेट करता रह जाएगा। कस्टमर देखना चाह रहा है कि यार आपने और किसको सर्व किया है, कोई हिस्ट्री भी है काम की, काम के लोग हैं भी आप या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। एम्प्लॉय क्यों देखेगा? एम्प्लॉय इसलिए देखेगा, देखेगा कोई दम भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। हाँ, सैलरी के पैसे हैं इनके पास नहीं है, बोनस देने के पैसे हैं नहीं है इनके पास, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती। कस्टमर भी देख रहा है, एम्प्लॉय भी देख रहा है। गवर्नमेंट क्यों देख रही है? गवर्नमेंट का क्या स्टेक है? गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखती है? गवर्नमेंट इसलिए देखती है ताकि टैक्स सही भरा नहीं भरा ये देख सके। मेरी बात समझ आ रही है? टैक्स सही भरा है नहीं भरा ये देख सके भाई। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। ये याद रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम स्टेक होल्डर के लिए काम करते हैं। हमारा टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये शायद आज पहली और आखिरी बात ये बात हो रही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। आगे जाके हमारे पूरे कोर्स में कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरीली कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद स्टेक होल्डर्स। ठीक है, थोड़ी मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ, आगे जाके कैलकुलेशन बहुत है। हमारा टॉपिक, हमारा पूरा पेपर कैलकुलेशन बेस्ड है, मगर कुछ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मुझे थ्योरेटिकल बातें आपसे करनी होंगी। ठीक है जी। The information is often provided to a wider range of stakeholders, those with an interest in the business than those who have access to management information. The most important of these are the owners of the business. Shareholders are the owner of the business who do not take part in the day-to-day running of the business. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादातर फोकस हमारा शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर पे है। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस पे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखिए, और द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प रन द बिजनेस। बिजनेस हेल्प करना, बिजनेस रन करना है तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या शेयर होल्डर को इसमें कंसर्न है कि प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, शेयर होल्डर को कंसर्न है कि उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड कितना मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मगर मैनेजमेंट को कंसर्न है बिल्कुल। मैनेजमेंट को क्या कंसर्न है? मैनेजमेंट को कंसर्न है कि यार ये हमारा जो क्या कहते हैं बिजनेस है, ये सही रन हो रहा है नहीं हो रहा। बिजनेस को ग्रो कराना है तो क्या प्रोडक्ट लॉन्च करें नहीं करें? बिजनेस को ग्रो कराना है तो क्या हम नई मशीन लगाएं नहीं लगाएं? बिजनेस को लॉन्च करना है तो शॉर्टेज को कैसे एड्रेस करें? बिजनेस को लॉन्च करना है तो लेबर की शॉर्टेज हो रही है उसको कैसे यूटिलाइज करें? ये सारे के सारे काम हम इस कोर्स में सीखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? मैनेजमेंट से रिलेटेड यार देखो, जब आप मैनेजमेंट बनते हो ना तो आपको बारीकी चाहिए होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए होता है। आप मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा आपसे, मैं देखता हूँ आप लोगों को कितना आइडिया है। आज हम एक काम करते हैं, हम ना शेयर खरीद लेते हैं ऑलपर्स का, ठीक है, या एक काम करते हैं हम उसका शेयर खरीद लेते हैं। कौन सी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं? ये आपने नाम सुना है एबर्ट का? एबर्ट, एबर्ट का नाम सुना है? क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, काइल एबर्ट, वो अलग बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है जो एबर्ट है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एबर्ट का नाम सुना है? एबर्ट कौन है? एबर्ट कंपनी का नाम है। कौन सी कंपनी है एबर्ट? क्या बनाती है? चने बनाती है? हाँ, गन बनाती है? नहीं भाई, एबर्ट क्या बनाती है? नाम सुना है आपने एबर्ट का? हाँ बताओ, एबर्ट मुबशर क्या बनाती है एबर्ट? एबर्ट का नाम से नहीं सुना? एबर्ट बनाती है ये दवाइयाँ, दवाइयाँ बनाती है एबर्ट, मेडिसिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? एबर्ट एक कंपनी है। जीएसके का नाम सुना है? जीएसके, ग्लेक्सोस्मिथ वगैरह।
तो अब मुझे बताओ, अगर हम शेयर खरीद लें एबट का, क्या हमें कॉस्ट पता होगी कि एक दवाई कितने रुपए की पड़ रही है, एक टेबलेट कितने की पड़ी, क्या वो बताएगा? हम शेयर होल्डर हम जाके बोले हम शेयर होल्डर हैं, हम ओनर हैं, हमारे पास 10 शेयर हैं, हमें बताओ कॉस्ट कितनी है तुम्हारी, क्या वो हमें बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। वो बोलेगा सर आपके काम की नहीं कॉस्ट, सर आप घर बैठे आप डिविडेंड ले, आप डिविडेंड ले हमसे, लेकिन ना आपका कंसर्न प्रॉफिट होना चाहिए। हम प्रॉफिट सही नहीं कमा रहे, आप सवाल करें हमसे, हम आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, आप सवाल करें हमसे। मैं क्या, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई मैनेजमेंट को बारीकी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, कितना एक प्रोडक्ट कमा के दे रही है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। शेयर होल्डर को तो डायरेक्ट एक पीनल बना के दे देते हैं, ओवरऑल बिजनेस का पीनल बना के दे देते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम वो इन्फॉर्मेशन पे काम करेंगे जो मैनेजमेंट को चाहिए, जो टू हेल्प रन द बिजनेस। The purpose of management accounting is to provide detailed financial information to management, detailed financial information to management, so that they can plan, control the activities or operation for which they are responsible. Management accounting information is also provided to help manager to make other decision making, product launch करें नहीं करें, मशीन खरीदे नहीं खरीदे, कैपेसिटी बढ़ाए नहीं बढ़ाएं, फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, ये सारी बातें हमारे कोर्स में आएंगी। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। एक बड़ा बेहतरीन सवाल है डील वाला। अब मैं रोजे में मैं क्या बात करूं, कर देता हूं, चलो कर देता हूं रोजे में बात। एक फास्ट फूड का आउटलेट है, उससे पूछा जाता है डील करें ऑफर या ना करें। एक डील है, इसमें फ्रेंच फ्राइज भी है, बर्गर भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, आइसक्रीम भी है। सॉरी यार, रोजे में ये बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक बड़ा अच्छा सवाल ध्यान में आ गया कॉस्टिंग का। प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आपको? एग्जाम्पल चेंज कर दूं? चलो चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्लाह माफ करे, ये भी खाने पीने से रिलेटेड है, हमारे कोर्स से रिलेटेड है। कि वो देखा है आपने, शान के मसाले आते हैं, बिरयानी मसाला, तो टिक्का मसाला, तो सीख कबाब मसाला, फिर एक आता है जंबो पैक। जंबो पैक समझते हो, जिसमें सब मिले होते हैं, जंबो पैक। तो एक सवाल आता है कि जंबो पैक लॉन्च करें ना करें, ये किसके लिए, ये कौन है? ये शेयर होल्डर नहीं डिसीजन ले रहा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है कि जंबो पैक लॉन्च करें या ना करें। हाँ, हम प्राइस कम करें या ना करें, हाँ हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, हम नए मशीनरी बाय करें या ना करें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ये सारी की सारी कहानी कहाँ आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कितना फर्क आ रहा है? हमने सोचा था 5 रुपए का मटेरियल खरीदेंगे, हमने 6 रुपए का मटेरियल खरीद लिया, वेरियंस आ गया। मैनेजमेंट क्या करे, 6 रुपए का मटेरियल परचेज हो गया, एडवर्स वेरियंस आ गया, तो क्या किया जाए? ये सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरी बात समझ आ रही? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, इंटरनल लोग हैं, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर को तो डिविडेंड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ईपीएस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कैश, बैंक, ये सब चीजों पे इंटरेस्ट है। हमें इस पे इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमें तो बिजनेस रन करके दिखाना है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बहुत बड़ी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। शेयर होल्डर के लिए नहीं हो रहा है, ये मैनेजमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको जरा नोट करो, ये जो सर्कल बनाया मैंने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आ रही है, ये जरा सर्कल नोट करो, एक मिनट। अच्छा जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई होती है। अच्छा, अब एक सवाल है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? हाँ जी, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? मिसाल के तौर पे एक चेयर है जिस पे आप बैठे हो, लेट्स से वुडन चेयर है। तो वुडन चेयर में जो भी चीज होगी, उस पर 3 चीजों में कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम, बिल्कुल। कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, मटीरियल मतलब वुड, जिस लकड़ी से चेयर बनी। अगर आप वुडन चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर मैं प्लास्टिक चेयर पे बैठा हूं तो प्लास्टिक। लेबर का मतलब है ह्यूमन एफर्ट, यानी कि वो कारीगर, वो स्टाफ, वो एक्सपर्ट। उर्दू में क्या कहते हैं? कारपेंटर। इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जिसने कुर्सी बनाई, अगर वुडन की बात हो रही है। ठीक है, मटेरियल लग गया कुर्सी में, लेबर लग गया कुर्सी में। मगर उसके अलावा ऐसा नहीं है, ये कुर्सी बनाने के लिए मुझे जो जगह रेंट पे लेनी पड़ी,
एक जगह रेंट पे लेनी पड़ी, ये कुर्सी बनाने के लिए मुझे लाइट लगानी पड़ी, उस लाइट का बिल आएगा। क्या कहते हैं, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी को काटना पड़ा, उसके लिए मशीन लेनी पड़ी। तो उसके अलावा कुछ और कॉस्ट आएगी जो कि हम कहते हैं ओवरहेड अदर देन मटेरियल एंड लेबर। क्या ये बात समझ आ रही? मटेरियल लेबर के अलावा इसमें क्या क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल रेंट। जमीन पे बैठ के, रोड पे बैठ के तो कुर्सी नहीं बनेगी ना भाई, कुर्सी बनाने के लिए कोई जगह चाहिए ना। इसके अलावा रेंट या पावर, बिजली, बत्ती, अंधेरे में तो नहीं बना सकते कुर्सी। मेरी बात समझ आ रही है? इसके अलावा डेप्रिसिएशन, जो मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होती है। हाँ, बात समझ आ रही है? तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? ओवरहेड्स। ठीक है जी, ये क्या है हमारे? ओवरहेड्स। मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, एक कपड़ा, शर्ट बनाई जा रही है, शर्ट शर्ट कमीज बनाई जा रही है, तो इसमें भी तीन मटेरियल लग रहे हैं। मटेरियल इसका क्या है? फैब्रिक, कपड़ा। लेबर इसका क्या है? लेबर कौन होता है? जो जो शर्ट सीता है बंदा, उसे क्या कहते हैं? हाँ, दर्जी नहीं बोलना, नाराज हो जाएगा। दर्जी नहीं बोलना, नाराज हो जाएगा भाई। क्या बोले उसको? डिजाइनर, डिजाइनर। क्या बोलेंगे? डिजाइनर। सही है ना? टेलर नहीं, टेलर बोलोगे नाराज हो जाएगा। क्या बोलो उसको? आज रिसेंट वर्ड क्या है, मॉडर्न वर्ड क्या है? डिजाइनर। तो लेबर मीन्स जो डिजाइनर के पैसे हैं, जो दर्जी के पैसे हैं उर्दू में कहा जाए तो। ठीक है, और इसके अलावा कपड़ा बनाने, तो भाई जाहिर सी बात है सिलाई मशीन यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ठीक है, फिर कुछ बंदे रखे हुए हैं हमने, सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है फैक्ट्री के बाहर, ताकि कोई बंदा जो है वो छुट्टी ना कर ले बगैर बताए, कोई बाहर से कोई बंदा आके चोरी ना कर ले हमारे माल को। तो सिक्योरिटी के बंदे भी बिठाए हुए हैं, कैमरे भी लगाए हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कैंटीन भी बनाई हुई है, कैंटीन में मटीरियल लेबर नहीं आता, कैंटीन में खाना बन रहा होता है, इफ्तारी भी बन रही होती है, सहरी भी बन रही होती है। अगर नाइट शिफ्ट लग रही है किसी की, रोजे में हम किसी को कुछ नहीं देते, कैंटीन में ताला लगा देते हैं। तो ओवरहेड में क्या आ गया? रेंट, पावर, कैंटीन, और क्या होता है? सिक्योरिटी। क्या ये बात समझ आती है? सही है जी, एग्री करेंगे? अच्छा, अब सवाल, मटेरियल समझ आ गया आपको? मटेरियल समझ आ गया? मटेरियल दो तरह का होता है। ये कह लें कि मटेरियल मींस नेचुरल रिसोर्सेस, आइटम्स नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेबर, ह्यूमन एफर्ट्स। मगर याद रहे, ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, अदर कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, अब एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, ये मटेरियल की कॉस्ट कहाँ इनकर होगी? ऑफिस में या फैक्ट्री में? जल्दी बताएंगे। मटेरियल की कॉस्ट कहाँ इनकर होगी, फैक्ट्री में या ऑफिस में? प्लीज पार्टिसिपेट करें यार आप लोग। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा जुलेखा, सही कह रहे हैं मोहम्मद इस्माइल, सही कह रहे हैं मोशर आलम, सही कह रहे हैं साइम, सही कह रहे हैं आसिम शब्बीर दयाल, सही कह रहे हैं मोहम्मद तला। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी कॉस्ट होगी फैक्ट्री में। लेबर की कॉस्ट कहाँ इनकर होगी? फैक्ट्री में। ओवरहेड्स की कॉस्ट कहाँ इनकर होगी? ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स भी वो कॉस्ट है जो कहाँ लगती है? फैक्ट्री के अंदर, टू मेक अ प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि प्रोडक्ट बन गया, इसको बेचने के लिए हमने एक बंदा हायर किया, उसको बोला जो भी सेल करोगे 5% कमीशन आपका हो जाएगा।
5% मटीरियल 5% कमीशन आपका हो जाएगा। क्या ये मटीरियल एक्सपेंस है? क्या ये मटीरियल कॉस्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये लेबर कॉस्ट है? नो। लेबर का मतलब जो बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये ओवरहेड है? जवाब दें यस और नो। क्या लगता है आपको, अगर मैंने किसी सेल्स एजेंट को कमीशन दिया है 5% ऑफ सेल्स का, क्या ये ओवरहेड है? मटेरियल तो नहीं है, लेबर तो नहीं है, क्या ये ओवरहेड है? ये ओवरहेड है या नहीं, बता दो भाई, पार्टिसिपेट तो करो जरा जल्दी से। क्या ये ओवरहेड है? नहीं 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 नहीं, ओवरहेड के लिए बड़ी बारीकी देख लीजिए। बारीकी ये है, टू मेक अ प्रोडक्ट, टू मेक अ प्रोडक्ट, टू सेल अ प्रोडक्ट नहीं, टू मेक अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी कि ओवरहेड का खर्चा कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में आएगा। तो इसका मतलब ये ओवरहेड नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये कहते हैं हम इसको सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट एक अलग चीज है, ना वो मटेरियल है, ना वो लेबर है, ना वो ओवरहेड है। तो सर ये तो बड़ा मसला हो गया। ये तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि आया कोई कॉस्ट ओवरहेड है या हमारा सेलिंग कॉस्ट है? चलो मटेरियल लेबर तो आपने बता दिया, इतना मुश्किल नहीं होता, मगर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि हमें उसको बाइफरगेट करना होगा, उसको अलग से रिकॉर्ड करना होगा। हमें ये एक प्रोटोकॉल बनाना होगा कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगेगी, वो हमारा ओवरहेड है। मेरी बात समझ आ रही है? सेलिंग एडमिन कॉस्ट अलग चीज है। सेलिंग एडमिन कॉस्ट फैक्ट्री के बाहर इनकर होगी। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, ये किसने सवाल किया था, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। मुबशिर असलम, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। बिजली का बिल आया है, क्या ये ओवरहेड है? यस और नो जवाब दें। मुबशिर आप भी जवाब दो, इसमें आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। बिजली का बिल आया है, क्या ये ओवरहेड है? जवाब दें यस और नो। हाँ या ना? हाँ या ना? बिजली का बिल आया है, क्या ये ओवरहेड है? यस और नो। डिपेंड करता है। अगर ये बिजली का बिल अगर ये बिजली का बिल अगर ये बिजली का बिल फैक्ट्री का आया है तो अगर ये बिजली का बिल फैक्ट्री का आया है तो क्या ये ओवरहेड है? जवाब दें। अगर ये बिजली का बिल फैक्ट्री का आया है तो ओवरहेड है, बट अगर ये ऑफिस का आया है, फैक्ट्री के बाहर का आया है, हेड ऑफिस का आया है, तो ये ओवरहेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर ये ओवरहेड है? नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो फैक्ट्री का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदर देन मटेरियल एंड लेबर। अच्छा, एक खास बात बताऊं मैं आपको, एक खास बात बताऊं मैं आपको। हाँ। अच्छा चलो, एक यार मुझे पता नहीं क्यों खाने पीने की बहुत सारी एग्जाम्पल जहन में आ रही हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट आ रही हैं। हाँ, दूंगा एग्जाम्पल? चलो नहीं देता, कुछ और एग्जाम्पल देता। कुछ और एग्जाम्पल तो, खाने पीने की एग्जाम्पल बाद में। हाँ, वो ना कर दिया जी। लड़का कह रहे नहीं दे एग्जाम्पल खाने पीने की आप। ठीक है, नहीं दे रहे अभी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। ये डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई करना आसान है या नहीं है? एक यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल लगा, क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है? एक कुर्सी में कितने रुपए की लकड़ी लगी, आइडेंटिफाई करना आसान है या नहीं है? जवाब दें यस और नो। जो एक्सपर्ट है, कारीगर है, क्या वो बता देगा आसानी से? एक सूट में कितना कपड़ा लगता है, क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है? एक शर्ट में आपने ईद के कपड़े सिलवाने हैं, अपने दर्जी के पास गए, ओ सॉरी डिजाइनर के पास गए, क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है कितना कपड़ा लगेगा? जवाब दें यस और नो। बिल्कुल, एक्सपर्ट का काम ही यही है, बोलेगा इतना मीटर कपड़ा ले आओ तो मैं आपका सूट बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो जल्दी लाना, रश बहुत है आजकल। सबको अभी ख्याल आता है, सब अभी कपड़े दे रहे हैं, भाई जल्दी दे दो तो मैं तुम्हारा सूट लगा दूंगा लाइन पे। तो ये ना, ये असलम टेलर जो है, असलम दर्जी, ओ सॉरी असलम डिजाइनर, क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर। तो ये ना, ये उसने आपसे बात की, तो इसका मतलब मटेरियल आइडेंटिफाई करना आसान है, इजी टू आइडेंटिफाई। इजी टू आइडेंटिफाई, एग्री करते हैं? ऑन अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट में कितने रुपए का लगना है, वो आइडेंटिफाई करना आसान है।
डायरेक्ट लेबर भी आसान है, इजी टू आइडेंटिफाई। इजी टू आइडेंटिफाई। अब एक सवाल है, एक यूनिट में कितने रुपए की बिजली लगी, बिजली बिजली, क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है? डॉलर कंपनी मार्कर बनाती है, बोर्ड मार्कर। हाँ, बोर्ड मार्कर का दौर चला गया, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। खैर, पेन बनाती है डॉलर कंपनी। तो मुझे बताएं, जो बिजली का बिल आता है, क्या वो एक मार्कर का अलग आएगा, क्या वो एक पेन का अलग आएगा? बिजली का बिल तो जो भी 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, लाखों में बिल आता है कंपनियों का, अगर जो भी बिल आएगा वो एक यूनिट का नहीं आएगा, एक मार्कर का नहीं आएगा। ये देखो, मटेरियल लेबर का मसला नहीं है, मटेरियल लेबर एक यूनिट में कितने रुपए का लग रहा है वो आइडेंटिफाई करना आसान है, मगर बिजली एक यूनिट में कितने रुपए की लग रही है एग्जैक्टली, ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। आगे जाके पूरा टॉपिक आएगा ओवरहेड्स का, वो एक अलग बात है, मगर वैसे आप मेरी बात समझ रहे हो कि एक यूनिट में कितने रुपए की बिजली लगी, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना फौरन फौरन पॉसिबल नहीं है। तो ओवरहेड की निशानी होती है डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल यूनिट, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल यूनिट, क्योंकि डॉलर कंपनी एक चीज नहीं बना रही ना, पेन भी बना रही है, पेंसिल भी बना रही है, कलर पेंसिल भी बना रही है, पॉइंटर भी बना रही है, मार्कर भी बना रही है, बोर्ड मार्कर भी बना रही है। तो जो बिल आ रहा है वो तो लमसम आ रहा है, वो तो सबका आ रहा है, वो तो पूरी फैक्ट्री का आ रहा है। ये आइडेंटिफाई करना है कि एक मार्कर में या एक पेन में कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना। मेरी बात समझ आ रही है? तो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल यूनिट, ये भी एक निशानी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करें जरा, 1 मिनट के लिए नोट करें, फिर और एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दें। अच्छा, अब इसी तरह ना मैं आपको बताऊं, तो जो चीज एक यूनिट पर आइडेंटिफाई करना आसानी है वो ओवरहेड है। सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट मुझे बता दें क्या लगता है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है? और सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट, क्या सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट लेबर है? सिक्योरिटी गार्ड है तो लेबर है, तो इंसान, जीता जागता इंसान है। गलत काम करो, गन लेके बैठा है, गलत काम नहीं करना। गन चल भी सकती है, मगर मेरा सवाल है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट को मैं लेबर में शामिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? जवाब दो, शाबाश। मैंने ब्लू से कुछ लिखा था, लेबर का मतलब क्या है, इजी टू आइडेंटिफाई ऑन सिंगल यूनिट, नहीं 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 नहीं, ये वो वाला लेबर नहीं है। एक यूनिट में कितने रुपए की गार्ड की कॉस्ट लगेगी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं, क्योंकि यार एक फैक्ट्री में एक यूनिट नहीं बन रहा, ढेरों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ढेरों प्रोडक्ट के ढेरों यूनिट बन रहे हैं। तो एक यूनिट पे आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है यार। सिक्योरिटी गार्ड तो फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ है, उसको तो पता भी नहीं अंदर क्या प्रोडक्शन हो रही है। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस पर मैं आगे जाके और भी बात कर लूंगा। एक बात याद रखना कि हमारे मटेरियल दो तरह के होते हैं, हमारा लेबर भी दो तरह का होता है। पहले लेबर से बात करते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर, जो वर्कर इन्वॉल्व होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एम्प्लॉई या वर्क, क्या कहते हैं, लेबर, या ये कह लें कि नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैंटीन, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड। मेरी बात समझ आ रही है? अब सवाल है मेरा, ये तो डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर को मैं क्या ट्रीट करूंगा? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है ना एक प्रोडक्ट पे। नॉट इजी टू ट्रैक। मेरी बात समझ आ रही है? एक यूनिट पे ट्रैक करना आसान नहीं है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? कैंटीन का स्टाफ, कैंटीन का बंदा कह रहे मैं भी तो लेबर हूँ, क्या वो लेबर है? जवाब दें। कैंटीन का बंदा क्या लेबर है? लेबर, लेबर कैंटीन का जो शेफ है, बावर्ची नहीं बोलना, तौहीन हो जाएगी। हाँ, बावर्ची नहीं बोलना, लेबर तो है वो। मुबशिर रोबोट तो नहीं है ना चंदा, लेबर तो है। सही कह रहे हैं आयशा, लेबर तो है।
सही है जुलेखा, सही कह रहे हैं, लेबर तो है, रोबोट तो नहीं है ना धंधा। मगर कौन सा लेबर है, वन या टू, वन या टू? नो, इट्स नॉट अ डायरेक्ट लेबर, इट्स एन इनडायरेक्ट लेबर। इट शुड बी पार्ट ऑफ ओवरहेड, इट शुड बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड में आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, क्योंकि एक यूनिट में कितने रुपए के शेफ की कॉस्ट लगी। शेफ तो कह रहे हैं मैं तो खाना बनाना जानता हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने मार्कर बनाते हो, मुझे नहीं पता आप कितनी पेंसिलें बनाते हो, यार मुझे अच्छा कोई कंसर्न ही नहीं है भाई। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा अब छोटी सी एग्जांपल, मटेरियल भी दो तरह का होता है, ये बात मैं अगले लेक्चर में रिपीट भी करवा दूंगा, अगले रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं रिपीट भी करा दूंगा। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इस पे बड़ी बेहतरीन सी एग्जांपल है, मैं देखता हूँ आपके दिन में क्या आता है। फिर एक आता है सॉरी, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल है लकड़ी, वुड एंड चेयर। वुड एंड चेयर के अंदर जो लकड़ी है वो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है ना। फैब्रिक, इन शर्ट, शर्ट के अंदर जो फैब्रिक है डायरेक्ट मटेरियल है। मगर मुझे एक बात बताओ, जो पॉलिश लगती है, पॉलिश, लकड़ी की शेयर में पॉलिश हुई भी होती है, देखिए आपने, बड़ी बेहतरीन सी पॉलिश फिनिशिंग के लिए, ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो इस पॉलिश के बारे में आपका क्या ख्याल है, पॉलिश डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? एक यूनिट में कितने रुपए की पॉलिश लगी, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि पॉलिश आती है बाल्टी में, बकेट में, बकेट में आती है, ड्रम में आती है। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? उर्दू में क्या, तो बाल्टी में आती है। अब उस बाल्टी से, उस बकेट से, उस ड्रम से सिर्फ एक चेयर पॉलिश नहीं होती है, उससे चेयर भी पॉलिश हो जाएगी, टेबलें भी पॉलिश हो जाएंगी, और भी फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है उससे एक ही ड्रम से बहुत सारी डिफरेंट साइज की डिफरेंट चीजें पॉलिश हो सकती हैं। वो एक स्पेसिफिक चेयर को पॉलिश करने के लिए नहीं लिया जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, स्प्रे को भी ये कह सकते हैं कि स्प्रे आप लेते हो, स्प्रे पेंट करते हैं, वेरी गुड एग्जांपल जुलेखा, कि अगर स्प्रे पेंट करते हो तो स्प्रे पेंट भी आप देखते हो कि स्प्रे पेंट जो है वो एक कुर्सी के लिए, एक चीज के लिए नहीं होता है, वो उससे बहुत सारी चीजें एक ही वक्त में स्प्रे हो जाती है, कलर हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल को, अच्छा मटेरियल तो है, वो लगा हुआ तो है, पॉलिश लगी हुई नजर तो आ रही है, नाखून से आप उखाड़ोगे तो उखड़ेगी भी, घर वाले डांटेंगे अभी पॉलिश हुई थी, अभी आपने सत्यानाश करना शुरू कर दिया। हमने कहा सॉरी, चेक कर रहे थे हम, कि हम चेक करते ही मटेरियल है नहीं है, वही मटेरियल तो लगा हुआ है उसमें, मगर ये कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरी बात समझ आ रही है? पॉलिश, जो कीले लगी होती है, कीले, कीले समझते हो, कीले, नेल्स, स्टील की कीले लगी होती है छोटी छोटी, हाँ वो भी क्या हो गई, कीले, कीले भी तो इनडायरेक्ट मटेरियल होगी, कोई गिन के नहीं दी जाती कीले, छोटी छोटी कीले होती है, कभी ज्यादा लग जाती है कभी कम लग जाती है, मजबूती रखने के लिए उसको ठोकम ढाकी करते हैं ना, मतलब प्रेस करते हैं कि भाई कीले लगाते हैं लकड़ी को जोड़ने के लिए, मजबूती लाने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं एक सवाल करता हूँ, बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार। शर्ट के अंदर फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ गौर से सुनना मेरी एग्जाम्पल, फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल है, जो कमीज आप पहने में, मैं भी पहना हुआ हूँ, फैब्रिक इसका डायरेक्ट मटेरियल है। सुनिएगा, धागा लगा हुआ है कमीज में हमारी, क्या हमारी कमीज में धागा होता है, क्या हमारी कमीज बनने में धागा लगेगा, धागा, धागा, थ्रेड, बताएं जवाब दें, क्या है ये, डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है? धागा भी मटेरियल तो है, मटेरियल तो है भाई, मटेरियल तो है, मगर क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक, हाँ मटेरियल, ये कपड़ा कितना लगा, कितने मीटर, 3 मीटर कपड़ा लगा, 4 मीटर कपड़ा लगा, ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। मगर एक कमीज में, एक शर्ट में कितने धागा लगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान है या नहीं है? वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई मसला ये, धागा आता है गिट्टी में, गिट्टी देखिए रील में आता है, रील, एक रील होती है, इतनी मोटी रील होती है, उससे जरूरी नहीं एक कमीज हो सकता है, 2-3 कमीजें बन जाए भाई। कितने मीटर, कितने किलोमीटर धागा लगा, मजाक में कह रहा हूँ, किलोमीटर ऐसे ही, कितने मीटर, कितने फुट धागा लगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं, इंची टेप से नाप नहीं सकते, इतना कोई महंगी चीज भी नहीं कि हम नापे यार, इतने, एक तो होता ही इतना पतला सा है, ऊपर नापने बैठ गए एग्जैक्टली। देखो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझो, डायरेक्ट मटेरियल वो जो एग्जैक्टली नापा जा सके, तोला जा सके, आइडेंटिफाइड हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो धागे के बारे में, थ्रेड के बारे में क्या कहेंगे, फैब्रिक आपने कह दिया कि ये डायरेक्ट है, थ्रेड आपने कहा इनडायरेक्ट। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हाँ, बटन के बारे में क्या कहते हैं, बटन, बटन, बटन हमारा डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है बटन? मेरी कमीज में भी बटन लगे हुए नजर आ रहे हैं मुझे, बताएं जवाब दें, बाकी लोग प्लीज सब पार्टिसिपेट करें ना, कुछ लोग गलत जवाब बता देते हैं इसका।
क्या बटन आइडेंटिफाई करना आसान है कितने लगे हुए हमारी कमीज में? आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है, 1 यूनिट पे काउंट कर सकते हैं तला? तो तला कितने बटन लगे हुए हैं आपकी कमीज में? मुबशिर, मुबशिर क्या तुम्हारी कमीज में बटन है अभी? वीडियो नहीं ऑन कर देना भाई दिखाने के लिए कौन सी कमीज पहने हो तुम। चंदा, बटन है तुम्हारे पास लगे हुए हैं? जवाब दो मुबशिर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शर्ट है, शर्ट में बटन नहीं लगा हुआ, कोई भी बटन नहीं है? वो पहने हो, राउंड नेक पहने हो? ओ माय गॉड। अच्छा चलो, कोई एक छोटा सा काम करो, मेरा छोटा सा काम करो। कोई भी अलमारी में जाओ अपनी और कोई शर्ट निकालो या कोई कमीज निकालो। जुम्मे के दिन जो तुमने कपड़े पहनने ना परसों, कमीज शलवार, या रात में तरावी में पहनना हो, वो जरा कमीज शलवार की सिर्फ कमीज देखो, उसमें बटन नजर आ रहे हैं? हाँ, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने बटन लगे हुए हैं? क्या काउंट करके बता सकते हो कितने बटन लगे हुए हैं? मैं भी कमीज पहना हूँ यार, कफ पे मेरे 2 बटन इधर लगे हैं, दो दो चार, बाकी गले में 1 2 3 4 8 बटन लगे हैं भाई मेरी कमीज में। तो मैं तो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मुबशिर आसानी से। तुम बताओ, तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? लड़के, क्या एक कमीज में कितने बटन लगे हुए हैं? क्या ये आइडेंटिफाई हो सकता है मुबशिर? जवाब दो। तो ये मुझे बताओ, डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ लड़के? हम्म, क्या कहते हो तुम? हाँ, अरे बता दो भाई, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट हुआ ना बेटो? आइडेंटिफाइबल है ना? इजीली आइडेंटिफाइबल है ना? ट्रेसेबल है ना? जिस तरह कितना मीटर कपड़ा लगा ये आइडेंटिफाई करना आसान है, कितने बटन लगा ये भी आइडेंटिफाई करना आसान है भाई। कुछ लोगों के पीछे भी बटन होता है, देखा है आप लोगों ने कभी? आजकल कोई नया फैशन आया है, वो पीछे कॉलर के पास भी एक बटन होता है। कुछ शर्ट्स में होता है वैसे, कमीज में कुछ लोग, कुछ दर्जी को, सॉरी कुछ डिजाइनर लगा देते हो तो अलग बात है। देखा है आप लोगों ने कभी? बैक साइड है बिल्कुल ऊपर, ये कॉलर जहाँ पे होता है ना, कॉलर के मिड पे सेंटर में, किसी ने देखा किसी कमीज में शर्ट में है वो बटन? खैर, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यार, बटन जो है ना वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, अच्छा डेप्रीशिएशन के बारे में क्या कहता है? डेप्रीशिएशन क्या कहेंगे, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है? जवाब दें। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या ख्याल है भाई? मटेरियल है का, ओवरहेड है का? हाँ, लेबर है का, क्या है? ओवरहेड है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, डेप्रीशिएशन ओवरहेड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, अच्छा ये नोट कर लो प्लीज यार, ये बात है आप प्लीज। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन लिख लो पहले आप। कैन बी ट्रेसेबल टू सिंगल प्रोडक्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल नॉट ट्रेसेबल। इनडायरेक्ट लेबर नॉट ट्रेसेबल टू सिंगल प्रोडक्ट। प्लीज ये नोट कर लेना, रजिस्टर तगड़ा बनाने में पहले बता चुका। रजिस्टर आपका एसेट है, पहले बता चुका। मेरी बात समझ आ रही है? टेंशन नहीं लेनी है यार, हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके एडवांस लेवल पे जाके एंड करेंगे। एडवांस लेवल पे जाके एंड करेंगे, मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। ओके। हाँ जी। फैब्रिक थ्रेड बटन वाली एग्जांपल भी नोट कर लें। किताब के अंदर पेपर लगा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है? हाँ जी, किताब या रजिस्टर के अंदर पेपर, पेपर के बारे में क्या ख्याल है? एक रजिस्टर के अंदर जो पेपर लगा हुआ है क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है? जल्दी बताएंगे। अरे सब पार्टिसिपेट करो, खत्म होने वाली क्लास। हाँ, ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा और भी चीजें आती है ना मोहसिन। रेंट भी आता है, पावर भी आती है, बिजली बत्ती भी आती है, डेप्रेशन भी आती है। अच्छा, बुक बनाने के लिए गिलू चाहिए, गिलू गिलू बाइंड करने के लिए गिलू चाहिए, नहीं होती गिलू? या रेस्टोरेंट के अंदर गिलू लगती है कभी कभार, या कोई किसी का धागे वाला रजिस्टर होता है। पेपर तो डायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि 400 पेजेस वाला रजिस्टर, 600 पेजेस वाला रजिस्टर, तो पेजेस तो आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है। मगर गिलू या जो थ्रेड लगा हुआ है उसको बाइंड करने के लिए, उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो जो गिलू लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, गिल्लू के बारे में? गिल्लू हमारा भाई इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाने का भाई। गिल्लू हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, एग्री करेंगे? इट इज फाइन।
क्लियर है? ओके, ठीक हो गया जी। चले, अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल करके बस बात करके क्लास एंड करते हैं। डेप्रीशिएशन हमने कहा ओवरहेड होता है, ओवरहेड की एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है। ओवरहेड में क्या क्या आया था? रेंट आया था, पावर आया था, कैंटीन सिक्योरिटी वगैरह के पैसे आए थे, डेप्रीसिएशन भी इसी में आया था, इंश्योरेंस और मशीन भी इसी में आएगा। और ये ध्यान मेरे सिर्फ फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री, ऑफिस नहीं, ऑफिस नहीं, ओनली फैक्ट्री। ऑफिस वाले यहाँ नहीं आते, वो अलग से वो जो एक्सपेंसेस है वहां जाते हैं। ओनली फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नॉट ऑफिस। ये बातें बड़ी काम की, नोट करते जाएं। मैंने कहा ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पे जाएंगे इंशाल्लाह। येलो हाईलाइटेड पार्ट शो कर दूं मैं? ये ले जी, येलो हाईलाइटेड पार्ट। आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन। आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, ऑन अ सिंगल यूनिट, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, ये डेफिनेशन आगे लिखी हुई भी है वैसे हैंडआउट में। अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल करके बस बात करके क्लास एंड करते हैं। छोटी सी एग्जांपल, इवन तो ये अगली वीडियो में आ जाएगा डिटेल में, मगर छोटी सी बात करके बस मैं क्लास एंड करूंगा। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? बस छोटी सी बात करके मैं क्लास एंड करता हूँ। छोटी सी बात है, बस ये सुन के चले जाए। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल किसे कहते हैं? हम्म, वेरिएबल निकले वेरी से, वेरिएबल निकले वेरी से। जुलेखा बात समझे, वेरी, वेरी मीन्स चेंज। वेरी इंग्लिश का वर्ड है, गूगल करके देख लें। वेरी कहते हैं चेंज को, वेरी कहते हैं फर्क को, फर्क उर्दू में कहते हैं फर्क। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जो वेरी करे, कॉस्ट विच वेरीज, कॉस्ट विच चेंजेस। वेरीज का मतलब क्या है? कॉस्ट जो चेंज हो। किससे चेंज हो? विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि यूनिट चेंज होंगे, यूनिट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, कॉस्ट भी वेरी करेगी। यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या दुनिया में ऐसी कॉस्ट होती है कि जो वेरी करे, बार बार चेंज हो, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए? ऐसी कॉस्ट होती है? हाँ होती है, होती है। मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेथ एक एग्जांपल है, मटेरियल है। अगर मैं एक यूनिट बना रहा हूं तो मुझे लेट से 2 kg लकड़ी चाहिए। 2 kg लकड़ी चाहिए, लकड़ी लेट से 1000 रुपए किलो आती है, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए। तो 2000 रुपए की लकड़ी हो गई। अब अगर मैं एक यूनिट नहीं बना रहा, मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, तो मुझे लकड़ी 20 kg चाहिए ना यार। एक यूनिट में 2 kg चाहिए, तो भाई 2 kg में 4 kg चाहिए होगी, 2 यूनिट में। 10 यूनिट बनाने में 20 kg चाहिए होगी। तो जितने ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी कॉस्ट वेरी करेगी। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया। यूनिट ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, यूनिट कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 1000 चेयर्स का, 1000 चेयर्स का जी। एग्जाम हॉल में 1000 चेयर्स रखनी है, नई कुर्सियां। आई के अपने बोला नई कुर्सियां चाहिए हमें, पुरानी कुर्सियां अनकंफर्टेबल है, बच्चों की कमर दुख जाती है। हाँ, बच्चों की कमर दुख जाती है। पेपर का गम कुछ कम होता है जो कुर्सी का गम भी लेके बैठे। पेपर क्या कम टेंशन देता है जो कुर्सी की टेंशन भी ले बच्चा? नहीं यार, कम से कम एक काम करते हैं, पेपर भले मुश्किल बना देते हैं मगर कुर्सियां नहीं कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आई कैप ने ये सोचा, ऐसे ही मिसाल, मजाक में कह रहा हूँ, कोई ऐसा हो नहीं रहा, अल्लाह ना करे ये ना हो कि आप सोचें कि आई कैप सर आपने कह दिया आई कैप पेपर मुश्किल करा है क्योंकि आई कैप ने नई कुर्सियों को ऑर्डर दे दिया तो पेपर मुश्किल आएगा। नहीं, मतलब एक से मजाक मजाक में कह रहा हूँ कि अगर आई कैप 1000 कुर्सियों को ऑर्डर दे रहे किसी को, तो भाई उस दिन उस महीने उसको ज्यादा मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मगर जैसे ही वो 1000 से कम हो के उसका नॉर्मल प्रोडक्शन 100 यूनिट का था महीने का, तो 100 यूनिट पाएगा तो मटेरियल कम चाहिए होगा। तो मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, एग्री करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल। लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, एग्री करते हैं? हाँ वेरिएबल कॉस्ट है ना। फ्यूल भी वेरिएबल कॉस्ट है। फ्यूल समझते हो? ज्यादा मशीन चलेगी, ज्यादा जनरेटर चलेगा तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा मशीन चलेगी तो ज्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा मशीन में। एग्री करते हैं? वो भी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। बट कुछ कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, विच डू नॉट वेरी, विच डू नॉट चेंजेस, विच डू नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये बात बस करके एंड कर रहे हैं क्लास। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है? रेंट। रेंट फिक्स होता है ना भाई, ज्यादा काम हो या कम काम हो, लैंडलॉर्ड बोलेगा भाई मैंने तो आपसे 2 लाख रुपए महीने की बात की, मुझे तो 2 लाख रुपए महीना दे दो आप।
चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करो, कम करो, ना करो, रमजान में सबको ऑफ करो, ईद की छुट्टियां करो, कुछ भी करो, डबल शिफ्ट लगाओ, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे मेरा 2 लाख रुपए चाहिए बात। तो क्या मैं कहता हूँ रेंट फिक्स हो गया, एग्री करेंगे। इंश्योरेंस हराम, मगर कायदा हमारे कोर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस भी फिक्स हो गया। डेप्रीशिएशन पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करवाता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल और फिक्स की मैंने बात कर ली, तो आज कंक्लूड करते हैं बात को बस, कि मटेरियल और लेबर, बस एक छोटी सी बात इसको नोट कर लें, मैं क्लास एंड करें प्लीज यार, ये बात नोट कर लें कि डायरेक्ट मटेरियल भी ट्रेसेबल है, डायरेक्ट लेबर भी ट्रेसेबल है, इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, प्राइम कॉस्ट आज के बाद कोई आपसे पूछेगा क्या बोलोगे? बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म करें। प्राइम कॉस्ट मीन सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सम ऑफ ट्रेसेबल कॉस्ट, एक और डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, वो आगे के लेक्चर में मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मैं ये लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका डिटेल मिल जाएगा, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। इस लेक्चर का भी रिकैप होगा और नए कॉन्सेप्ट भी होंगे। कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इसे कहते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे, वो आपने फॉलो करने हैं। लाइव क्लासेस कम होंगी, रिकॉर्डेड ज़्यादा होंगे। कोई क्वेरी होती है, कन्फ्यूजन होती है, मेरा नंबर नोट कर लें। अपडेटेड सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने चीज़ों को टाइमली फॉलो करना है। डिफ़िकल्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आसान से डिफिकल्ट पे कैसे लेके जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आपकी जिम्मेदारी बस ये है कि जिस तरह आपको काम कराया जा रहा है, आप टाइमली चीज़ें कवर करें प्लीज़ यार। और आपको अगर मेरी बातें समझ आती हैं, अच्छा लगता है, तो आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उनको भी फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा हो। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं जी। रमज़ान चल रहा है, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, अपने दोस्तों को भी, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कभी भी कबूल हो जाए। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं। क्लियर हुई बातें? कुछ समझ आई बातें? हाँ, इजी तक, मुश्किल तो नहीं हुई बात? ठीक है, चलो मैं ग्रुप पे रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर कोई ग्रुप में नहीं है हमारे, मुझे इस नंबर में मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप पे आ जाना। नोट भी मैं वापस शेयर कर दूंगा। और जो रिकॉर्डिंग शुरू होगी, डेमो अवेलेबल है फ्रीली, शुरू में कोई मसला नहीं है, आराम से डेमो लें। इस पूरे मंथ डेमो अवेलेबल है, तो आप डेमो लें, आराम से फैसला करें, फिर आप कोई ऐसा मसला नहीं। और लोगों से भी डेमो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्किल टॉपिक भी आएंगे, आसान भी आएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आसान से मुश्किल तरीन तक हमने जाना है, इसी स्मूथनेस के साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।